आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है मानसिक आयु और बुद्धिलब्धि। फ्रेंड्स, मानसिक आयु क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि अक्सर हम अपने आसपास कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे बच्चे देखते हैं जो अपनी एज के अकॉर्डिंग व्यवहार ना करके या तो उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं या उससे कम उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, लेकिन जब वो बातें करता है तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो 5 साल का ना हो करके वो 7-8 साल का बच्चा हो। उसकी बातें एक मैच्योर बेबी की तरह अपना व्यवहार दिखाती है सामने वाले को। तो इससे फ्रेंड्स, उसकी जो वास्तविक उम्र है वो तो 5 साल हो गई, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो 7-8 साल या उससे और अधिक हो सकती है। इसी प्रकार अगर वो 5 साल का बच्चा अपनी आयु से छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करे, जैसे बात बात पर वो रोना शुरू कर दे, या जैसे छोटे बच्चे अपनी किसी जिद को बनवाने के लिए ज़मीन पर लेट जाते हैं, या कोई और छोटे बच्चों वाली हरकतें वो करना शुरू कर दे, तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मानसिक आयु उसकी 5 वर्ष से कम है। लेकिन जो बाल मनोविज्ञान होता है उसके अनुसार किसी अंदाजे पर नहीं चला जा सकता। उसको जांचने के लिए, यानी उसकी वास्तविक मानसिक आयु क्या है, इसे जांचने के लिए बहुत से परीक्षण निर्धारित किए गए। उन निर्धारित परीक्षणों के आधार पर ही मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मानसिक आयु और बुद्धिलब्धि के बारे में बहुत अच्छे से जानने के लिए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मानसिक आयु का विचार सबसे पहले बिने ने प्रस्तुत किया। इसका प्रयोग उन्होंने 1908 में प्रकाशित अपने बिने साइमन मानदंड में किया। दोस्तों, ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि मानसिक आयु का विचार दिया किसके द्वारा गया। सबसे पहले बिने ने दिया, 1908 में दिया, और उनकी जो एक प्रकाशन पत्रिका या बुक जो भी है वो है बिने साइमन मानदंड। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रकाशित किया। इसके बाद जर्मनी के बाल मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने इसे बाद में मानसिक लब्धि का नाम दिया। फ्रेंड्स, अगर बाद में तो आपसे पूछा जाने लगे कि बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएंगे कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, जिन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का विचार प्रतिपादित किया। और इसका नाम उन्होंने बदल के सबसे पहले जो रखा वो था मानसिक लब्धि, जिसे बाद में टर्मन ने 1916 में अपने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में इसका प्रयोग किया और मानसिक लब्धि के स्थान पर इसका नाम बुद्धि लब्धि कर दिया। फ्रेंड्स, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका नाम मानसिक लब्धि से बुद्धि लब्धि टर्मन के द्वारा सन 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आगे जानेंगे मानसिक आयु। मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जिसे कोई व्यक्ति किसी बुद्धि परीक्षण के आधार पर प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक 5 वर्ष के बालकों के औसत वर्ग के लिए निर्धारित बुद्धि प्रश्नों को हल कर देता है तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में, मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के समय बुद्धि परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य योग्यता के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो इसका ये तात्पर्य है कि बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक आयु का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे परीक्षण निर्धारित किए जो एक आयु वर्ग के अनुसार उन्होंने ये सेट कर दिया कि जो 5 वर्ष का बच्चा है वो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, जो 6 वर्ष का है वो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। जो अधिकतर उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने परीक्षण किया, बच्चों को उन्होंने देखा कि 5 वर्ष के ज़्यादातर स्टूडेंट में क्या खासियत होती है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर उन्होंने अपना परीक्षण का निर्माण किया। तो जब उन्होंने निर्माण कर लिया उसके बाद उन्होंने सेट कर दिया कि 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस परीक्षण को सॉल्व कर पाएंगे। अब उन्होंने वही परीक्षण एक बच्चों के बैठे हुए ग्रुप को दिया और जिस जिस बच्चे ने उस परीक्षण को सॉल्व कर दिया तो उन सब की मानसिक आयु 5 वर्ष निर्धारित कर दी गई। और
जो उस परीक्षण को सॉल्व नहीं कर पाए उन्हें अन्य परीक्षण दिए गए ताकि ये पता चल सके उनकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो मानसिक आयु का पता उन्होंने लगाया वो अपने परीक्षण के आधार पर लगाया। इसीलिए दूसरे शब्दों में मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के समय बुद्धि परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य योग्यता के बारे में बताती है। इसके बाद दोस्तों आगे आता है बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को कहते हैं। बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है। फ्रेंड्स, मानसिक आयु से तात्पर्य है जो बुद्धिलब्धि के जो परीक्षण मानसिक आयु पता करने के लिए किया गया वो होती है मानसिक आयु। यानी किसी भी उम्र का बच्चा जिस उम्र के बच्चे की तरह व्यवहार करे वो होती है उसकी मानसिक आयु, और वास्तविक आयु उसकी वो एज है जो उसकी हर साल बढ़ जाती है। हर साल 1 साल बच्चे की उम्र में जो बढ़ोतरी होती है वो उसकी वास्तविक एज है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु इन दोनों के अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा बुद्धिलब्धि का वो इस प्रकार बनेगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यदि मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि 12 बटे 10 गुणा 100, जिसका कैलकुलेशन बैठेगा 120। यानी उस बच्चे की जो बुद्धिलब्धि निकल कर आई वो आई 120। फ्रेंड्स, बुद्धिलब्धि में केवल इतना ही नहीं है, बुद्धिलब्धि का एक वर्गीकरण टर्मन के द्वारा किया गया। उन्होंने जो बुद्धिलब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने के बाद जो आंसर आया, जैसे यहाँ 120 आया, तो इसके आधार पर उस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाए, उसे प्रतिभाशाली बच्चों में यानी जीनियस या एवरेज, या फिर उसे मंदबुद्धि बच्चों में रखा जाए, ये निर्धारित करना बेहद आवश्यक था। जिसके लिए उन्होंने एक वर्गीकरण किया जो कुछ इस प्रकार है। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, यहाँ जो बुद्धिलब्धि दी हुई है इस पे जितने भी वर्ग निर्धारित किए गए हैं ये सब टर्मन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने के बाद जो आंसर आया है उसी के आधार पर इन्हें निर्धारित किया गया। अब हम यहाँ जानेंगे 140 से अधिक, यदि किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की 140 से अधिक बुद्धिलब्धि निकल कर आती है तो उसे हम प्रतिभाशाली जीनियस की कैटेगरी में रखेंगे। 120 से 140 की बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को प्रखर बुद्धि, और 110 से 120 वाले बच्चों को तीव्र बुद्धि, 90 से 110 वाले बच्चों को सामान्य बुद्धि, 80 से 90 वाले बच्चों को मंद बुद्धि, 70 से 80 वाले बच्चों को हीन बुद्धि, और 70 से कम वाले बच्चों को क्षीण बुद्धि। इसके बाद 50 से 60 वाले बच्चों को मूर्ख, और 25 से 50 वाले बच्चों को मूढ़ यानी डल, 25 से नीचे वाले बच्चों को जड़ बुद्धि। फ्रेंड्स, इस प्रकार इन सभी बुद्धिलब्धियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का वर्ग निर्धारित कर दिया गया, यानी उसका बुद्धि वर्ग निर्धारित कर दिया गया। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 90 से 110 के बीच वाले बच्चों को, बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य बुद्धि। इसी प्रकार हर एक के लिए अलग अलग वर्ग निर्धारित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयास किया कि अपने इस टॉपिक को आप सभी के लिए ईजी और इम्पोर्टेंट बना पाएँ। तो अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी हमसे कहना हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट करें, और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।